बच्चों तो बच्चों बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का जो कोर्स है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर से इंग्लिश मीडियम में करवा रहे हैं और हमारा टारगेट रहेगा कि हम अगले 3 महीने के अंदर आपको बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का इंग्लिश मीडियम का कोर्स भी विद नोट्स आपको पूरा करा दें। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत लेसन नंबर 1 से कर रहे हैं और आप हमारा कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पे जाके कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो यूनिट 1 लिया है इंट्रोडक्शन का। इसमें हम बेसिकली आपको जो चीज़ समझाने वाले हैं वो यहाँ पे हमने लिस्ट बना रखी है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इसी तरीके से टोटल मिलाकर 8 वीडियो के माध्यम से हम आपको सारा कुछ कवर करा देंगे। तो बच्चों, ये सिस्टमेटिकल ऑर्डर में हम आपको बनाएंगे और ये सारे के सारे नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। इसके बाद आपको बीपीएससी का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स चुनना है और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको लेसन नंबर 1 मिल जाएगा। बहुत ही आसानी से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी इंटरप्शन के। तो ये पूरे के पूरे नोट्स आपको मिलेंगे। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से 2 वीडियो ही हमारी आपको यूट्यूब पे मिलेगी और बाकी की सारी वीडियो आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिलेगी। तो बच्चों, मैं आपको बहुत ही समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको शुरू कराता हूँ कि आखिरकार इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों, इकोनॉमिक्स की विचारधारा को लेकर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जिनके बीच में आपस में ही मतभेद रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की कोई ऐसी सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। देखिए, अगर आप परिस्थिति के हिसाब से देखोगे तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग डेफिनेशन जो है वो वैलिड रही है। पर मोटे तौर पर अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है ओकियोनोमिकोस। ओक्यूज का मतलब होता है होम और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो इसका मतलब अगर हम शब्दार्थ में देखें कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स को अगर हम वर्ड मीनिंग का मतलब समझें तो इसका मतलब होता है होम मैनेजमेंट। तो यहाँ पे होम का मतलब आप व्यापक स्तर पे भी लिख सकते हो, एक इंडिविजुअल के लिए भी ले सकते हो, एक सोसाइटी के लिए भी ले सकते हो, एक देश के लिए भी ले सकते हो, ठीक है, एक विश्व के लिए भी ले सकते हो। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी, होम डोमेस्टिक इंडियन इकोनॉमी या डोमेस्टिक इकोनॉमी, तो कई वर्डों पे इसको लिया जाता है। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। इसके अंदर पूरा का पूरा वर्ल्ड भी समाया हुआ है, पूरी की पूरी इकोनॉमी भी समाई हुई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, तो बच्चों कई तरीके की कैटेगरीज हैं जिनको हमने डिफाइन किया है। मोटे तौर पर देखेंगे तो इसको 5 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये 5 डेफिनेशन केवल इन 5 लोगों के द्वारा ही दी गई है, बल्कि और लोगों के द्वारा भी दी गई है। तो सबसे पहले वेल्थ डेफिनेशन है, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा दी गई 1776 में, सॉरी। इसके अलावा वेलफेयर डेफिनेशन जो है वो मार्शल के द्वारा दी गई 1890 में। इसके अलावा बच्चों स्कैर्सिटी डेफिनेशन है वो रॉबिन्सन के द्वारा दी गई 1922 में। इसके अलावा पॉल सॉबिन्सन ने भी ग्रोथ डेफिनेशन दी 1948 में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉडर्न डेफिनेशन के नाम से जाना जाता है वो एसी दास की है, जो कि 2011 में है। तो इनके बारे में बच्चों हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेल्थ डेफिनेशन की, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा दी गई जो बुक थी, उनका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। एक्चुअली वेल्थ ऑफ नेशन तो इसको शॉर्ट में कहते हैं। पूरा जो बुक का नाम था वो था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन इन 1976। देखिए, अगर हम बात करें इस दौर की, तो इसमें मर्केंटाइलिस्ट से रहा है। मर्केंटाइलिस्ट क्या करते थे, केवल पैसे को ही सब कुछ मानते थे। तो उनका ये मानना था कि केवल देश में केवल और केवल गोल्ड को इकट्ठा करना ही जरूरी है। तो एक तरीके से वो प्रोटेक्शनिज्म पे बेस्ड थे। मदर कंट्री के बारे में आपने सुना होगा कि वो जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड मदर कंट्री है, तो वो केवल चाहता था कि उसकी कंट्री का ही ग्रोथ हो, बाकी की जो उपनिवेशिक कंट्रीज है उनका डेवलपमेंट ना हो। तो 1776 में एडम स्मिथ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मर्केंटाइलिज्म की जगह ओपन इकोनॉमी की बात की। और इस मुक्त व्यापार में उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि उन्होंने कहा अ साइंस विच इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यानी कि उन्होंने इकोनॉमिक्स को कहा कि इकोनॉमिक्स वो है जो वेल्थ क्रिएट करता है, जो नेचर के बारे में जानकारी लेता है। और इस सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ये होगा कि जो इकोनॉमिक्स है वो आपको एक तरीके से वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो यानी कि इसकी पूरी डेफिनेशन में सारा का सारा फोकस वेल्थ पे किया गया है, संपत्ति पे किया गया है। तो कई लोग इसकी आलोचना करते हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि केवल इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव वेल्थ क्रिएट करना नहीं होता, एक बहुत ही नैरो कंसेप्ट है। साथ ही साथ कई इकोनॉमिक्स का यह मानना है कि केवल और केवल वेल्थ क्रिएट करने से ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे और भी प्रोस्पेक्टिव होते हैं, जैसे वेलफेयर है या हमारे रिसोर्सेज का यूज करना, वो भी बहुत जरूरी है इकोनॉमिक्स होने के नाते। तो इकोनॉमिक्स जब तक आप वेल्थ डिफाइन करोगे तो इकोनॉमिक्स एक बहुत ही छोटे से चीज में संकुचित होकर रहेगा। तो मार्शल ने इस डिफाइन को बड़ा किया 1890 में। उनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसमें उन्होंने अपने इकोनॉमिक्स के विचार दिए। और सबसे बड़ा जो
इंपॉर्टेंट था, उन्होंने इकोनॉमिक्स को वेलफेयर से जोड़ दिया। यानी कि उनके हिसाब से इन 1980 मैं पढ़ देता हूं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि एक आम जो लोगों के जीवन में जो कल्याण का लाता है उसके बारे में जानकारी करना इकोनॉमिक्स है। इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कंसिडर विद द अटेनमेंट एंड विद यूज ऑफ मटेरियल रिक्वेस्टीज ऑफ वेल बीइंग। यानी कि एक इंसान की वेल बीइंग से जुड़ी हुई जब चीजों को बारे में जानकारी लेना ही इकोनॉमिक्स है। उनकी डेफिनेशन इस तरीके की है, उसको भी कंसिडर किया। तो हालांकि उनकी आलोचना इस बात से भी की जाती है कि उन्होंने जो इकोनॉमिक्स को लिया वो केवल सोशल साइंस के लिया, ह्यूमन साइंस उन्होंने नहीं माना। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो अगली डेफिनेशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्कैर्सिटी डेफिनेशन है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और लिमिटेड रिसोर्सेज में हम अपनी सभी वांट्स को पूरा नहीं कर सकते। तो एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एन एसे ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932 में रॉबिन्स ने उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, जिसमें उनका फोकस चॉइस और स्केर्सिटी पे रहा। यानी कि स्केयर रिसोर्सेज के बीच में हम किस तरीके से चॉइस करें कि मैक्सिमम आप कह सकते हो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो सके, उसको उन्होंने स्केर्सिटी डेफिनेशन कहा। तो उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्केयर मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। यानी कि एक इंसान के द्वारा अपने स्केयर रिसोर्सेज का, स्केर्स मींस का किस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाएगा, इसकी स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो इस डेफिनेशन के अलावा बच्चों हम बात करें ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन की, जो कि पॉल सैमुएल्सन के द्वारा दी गई है। तो पॉल सैमुएल्सन की बुक थी इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस 1984 में। उसमें उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी or employ the scarce productive resources which have alternative use to produce, ठीक है, various commodity over time and distribute them for consumption now and in future amongst various pupils and group of society। यानी कि अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो उनका यह कहना था कि इकोनॉमिक्स जो है उसमें हमें यह देखना है कि किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज करें जिससे कि लोगों की वेलबींग बढ़े, सोसाइटी में ग्रोथ हो। ठीक है, यानी कि ओवरऑल जो रिसोर्सेज हैं वो इंप्रूवमेंट होना चाहिए, उनका ये मानना था। तो बच्चों ये सारी की सारी डेफिनेशन काफी नैरो है। आजकल जो एक नई मॉडर्न डेफिनेशन है जो कि AC दास के द्वारा दी गई है, जिनकी बुक थी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स 2011। तो इस डेफिनेशन को आप देखिएगा, इसमें काफी अच्छी डेफिनेशन दी गई है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ चॉइस। किसकी चॉइस की स्टडी, चॉइस जो है चॉइस के बारे में इकोनॉमिक्स स्टडी करती है। मेकिंग बाय इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, नेशन एंड ग्लोब। यानी कि चॉइस है ये कौन कर सकता है, इंडिविजुअल भी कर सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी कर सकता है, कोई सोसाइटी भी कर सकती है, कोई नेशन भी कर सकता है और पूरा का पूरा विश्व भी कर सकता है। किसके बारे में चॉइस करना है, अंडर कंडीशन ऑफ स्कैर्सिटी एंड सरप्लस towards maximizing benefit and satisfying their unlimited needs at present and future। तो यहां पे उन्होंने कहा कि केवल और केवल हमें प्रेजेंट की नीड्स को पूरा नहीं करना बल्कि हमें फ्यूचर की नीड्स को भी पूरा करना है। यानी कि एक तरीके से सस्टेनेबिलिटी की बात यहां पे की जा रही है बच्चों। तो बच्चों इस डेफिनेशन में अगर हम पढ़ें तो हमें यह पता चलता है कि इकोनॉमिक्स जो है उसमें प्रोडक्शन भी आ जाएगा, कंजम्पशन भी आ जाएगा, बेनिफिट्स जो रिसोर्सेज के, जो हमारे पास कुछ रिसोर्सेज देखिए स्केर्स हैं, कुछ रिसोर्सेज सरप्लस में हैं, तो उनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए और ताकि जो करंट पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी डेवलपमेंट कर सके। तो बच्चों ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो मैंने आपसे डिस्कस की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिकली डेफिनेशन समझ में आ गया हो। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा इकोनॉमिक्स क्या है तो मैं आपसे बोलूंगा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, ये ह्यूमन साइंस भी बोल सकते हैं आप इसको, जिसके अंतर्गत हमें क्या करना होता है, अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होता है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, ऑफ वेलबीइंग हो सके इंडिविजुअल व्यक्ति की और सोसाइटी की। यानी कि सोशल वेलफेयर हो सके, जिससे कि इंडिविजुअल वेलफेयर हो सके और जिससे कि भविष्य की पीढ़ी का भी विकास हो सके, ऐसी साइंस को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही करा रहे हैं। आने वाली वीडियो में बच्चों माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।